प्रिय छात्रों, आज हम लोग पीयूषम भाग 1 यानी कक्षा नवम की खष्टः पाठः पढ़ने वाले हैं। 6th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक दिया गया है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, यानी संस्कृत के साहित्य में पर्यावरण की क्या अवस्था रही उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लें पर्यावरण होता क्या है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और दूसरा आवरण। परि का मतलब होता है वह चीज, यानी बाहरी का चीज जो भी है, और आवरण का मतलब होता है ढका होना या घिरा हुआ होना। तो कहने का मतलब यह है कि हम बाहरी जिन जिन पदार्थों से, जिन जिन चीजों से ढके हैं या घिरे हुए हैं, उसे ही पर्यावरण कहते हैं। जैसे हम लोग प्रकृति से जल, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, ये सबों से घिरे हुए हैं, तो यही हमारा पर्यावरण है। तो आइए ये जो पाठ परिचय दिया जाता है उसे पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अधुना वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति। आजकल के वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति में असंतुलन पैदा होती है तदा पर्यावरण से चर्चा भवति, तब पर्यावरण का चर्चा शुरू हो जाता है, पर्यावरण के बारे में चर्चा होने लगता है। कथम प्रदूषणम दूरीकरणीयम, कैसे प्रदूषण को दूर किया जाना चाहिए, प्रकृति संतुलिता भवे, ताकि हमारी प्रकृति है वो संतुलित रहे। पशु पक्षिणः स्व स्वरूपेषु स्थिता भवन्तु, और पशु पक्षी हैं जो अपने अपने रूपों में स्थित रहें, अपने अपने स्वरूपों में स्थिर रहें। मानवाश्च शुद्धम जलम वायुम च लभेत, और मानव शुद्ध जल और वायु ले सके, प्राप्त कर सके। जब पर्यावरण शुद्ध रहेगा, संतुलित रहेगा, तो ही हम सभी मानव या पशु पक्षी जो भी हैं शुद्ध जल और शुद्ध हवा प्राप्त कर सकेंगे। जीवनम च कल्याणमयम स्यादिति प्रश्नः भूयो भूयः सर्वान् आंदोलयति, और जीवन कल्याणकारी हो, यह प्रश्न बार बार सबों के मन में, सबों के द्वारा आंदोलित किया जाता है। संस्कृत साहित्य नियमावस्था आसीदिति, संस्कृत के साहित्य में यानी जो प्राचीन युग है उसमें प्रकृति की ऐसी अवस्था कभी नहीं थी। पाठे अस्मिन् संक्षेपेण आदर्श रूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणम वर्तते, इस पाठ में संक्षिप्त रूप से आदर्श पर्यावरण का निरूपण किया गया है। यानी इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे वह आदर्श यानी शुद्ध वातावरण, शुद्ध पर्यावरण का निरूपण किया गया है। तो आइए अब आगे देखते हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हर्ष नारायण पांडे। भूमिर्जलम नभो वायुरंतरिक्षम पशुस्तृणम सौम्यम स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संगतम। यहाँ पे भूमि का मतलब भूमि जमीन, जल का मतलब पानी, नभ मतलब आकाश, वायु मतलब हवा, और अंतरिक्ष का मतलब अंतरिक्ष जो स्पेस कहते हैं। वायु पशु तृणम, पशु मतलब जानवर और तृण मतलब घास। यानी भूमि, जल, आकाश, हवा, अंतरिक्ष, पशु और घास फूस का स्वास्थ्य समता ही पर्यावरण कहलाता है। यह जो ये जिन जिन चीज़ों का नाम यहाँ पे दिया गया है वो सबों में संतुलन हो तो यह पर्यावरण का संज्ञा इसे दिया जाता है। संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयानुकृत्य प्रचलिता, यह जो संस्कृत साहित्य की महान परंपरा है वह संसार के सभी विषयों को स्वीकार करता है और स्वीकार करके प्रचलित है। वैदिक काले प्रकृते रूपकरणानि देव रूपानि प्रकल्पितान्यभवन, वैदिक काल में प्रकृति के उपकरण देव रूप में प्रकल्पित हुए। पर्जन्यो वेदे इत्थम अस्तूयते, पर्जन्य का मतलब होता है बरसने वाला मेघ, तो वो बरसने वाले मेघ के बारे में वेदे इत्थम अस्तूयते, वेद में इस तरह से कहा गया है। क्या कहा गया है? ईरा विश्वस्मय भुवनाय जायते यत् पर्जन्यः पृथ्वीं रेत सावती। इस श्लोक का मतलब है
कि ईरा मतलब धरती, पृथ्वी, यह जो धरती है वो विश्व के लिए है, पूरा संसार यह धरती पे ही टिकी हुई है। और यह जो बरसने वाला मेघ है, पर्जन्य है, वो इस पृथ्वी की रक्षा करती है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो यह पृथ्वी का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। इसलिए यह पृथ्वी पूरे संसार के लिए है और इस संसार की रक्षा पर्जन्य यानी मेघों के द्वारा की जाती है। अब आगे देखते हैं। मेघः पृथ्वीं जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नं भवति। मेघ यानी बादल पृथ्वी को जल के द्वारा रक्षा करता है। तदा सर्वेभ्यः अन्नं भवति, तब सभी को अन्न की प्राप्ति होती है, अन्न मिलता है। एवमेव ये वनस्पतयः फलयुक्ता अफलाभा। इस प्रकार ये वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे या झाड़ियां हैं, वो फल युक्त हों या बिना फल के हों। पुष्पवन्तः अपुष्पा वा, यानी ये पुष्प से युक्त हों, फूल वाले हों या बिना फूल वाले हों। सर्वे अपि ते मानवान रक्षन्तु, वे सभी फिर भी सभी मनुष्यों को, सभी मानवों को रक्षा करें। पापानि अर्थात मलानि दूरी कुर्वन्तु, पाप को यानी कि मल को, गंदगी को दूर करें। यहाँ एक श्लोक दिया गया है। याः फलिनी या अफलाः अपुष्पा याश्च पुष्पिनिः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुंचन त्वं हसः। यानी जो फल से युक्त हों या बिना फल वाले हों, जो पुष्प वाले हों या बिना पुष्प वाले हों, ये बृहस्पति के द्वारा प्रसूत, बृहस्पति के द्वारा संचालित हम सबों को पाप से मुक्त करें। अत्र औषधयो देव्यः स्तूयन्ते, यहाँ औषधियाँ देवियों के द्वारा स्तुति की जाती है। क्या? संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते। संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक रूप से विद्यमान होता है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि ऋतुः, सागरः, नदी, सूर्योदयः, संध्या, चंद्रोदयः, सरोवरः, उद्यानम, वनम इत्यादीनि उपादानानि अवश्यम वर्णीयानि भवन्ति महाकाव्ये। कहा जाता है कि महाकाव्यों में ऋतु का, सागर, सागर मतलब समुद्र, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर यानी तालाब, उद्यानम जिससे आजकल हम लोग पार्क कहते हैं, वाटिका, वनम, इन सभी उपादानों का वर्णन अवश्य होता है महाकाव्यों में। वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठम पंपाम वर्णयति। महर्षि वाल्मीकि जो थे वे सरोवर में श्रेष्ठ पंपा सरोवर का वर्णन करते हैं। वे क्या कहते हैं? नाना द्रुमलता किरणाम शीतवारी निधिम शुभाम पद्म सौगंधि कैस्ताम्राम शुक्लम कुमुद मंडलः। इसका अर्थ है नाना प्रकार के वृक्ष से, लताओं से घिरी हुई ठंडे एवं शुभ जल का कोष, कमलों के सुगंधों से और तांबे के समान सफेद कुमुदनियों के फूलों से भरी हुई यह पंपा सरोवर है। कहने का मतलब है यह जो पंपा सरोवर है वह विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से, झाड़ियों से घिरी हुई है और उसमें ठंडा जल है, शीतल जल है और उसमें तांबे के समान सफेद कुमुदिनियों के फूल से वे भरे हुए हैं। संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनं बाहुल्येन लभ्यते। संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना, स्वाभाविक रूप से बहती हुई नदियों का वर्णन बहुत मिलता है, बहुत जगहों पे प्राप्त होता है। जल प्लावनस्य वर्णनम तो विरलमेव, और जल का प्लावन का वर्णन तो विरल ही है। सूर्य तापितः ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्नः बाणभट्टेन वर्णितः। सूर्य से तपी हुई ज्येष्ठ मास की दोपहर या दोपहर का समय का वर्णन बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। स च स्वाभाविक है, और वह स्वाभाविक ही है। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानां ऋतूनां वर्णनेन पर्यावरणं प्रति
कवि नाम आस्था दृश्यते। वास्तव में स्वाभाविक रूप से जो ऋतु में परिवर्तन होता था उसका वर्णन से पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ग्रीष्मातपेन संतप्तस्य रक्षं वृक्षाः कुर्वन्ति इति प्रकृति वरदानम। गर्मी से तपते एवं जलते हुए की रक्षा यह वृक्ष करते हैं, यह प्रकृति का वरदान है। एतेव मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यमिति प्रतिपादितम। इसलिए ही मार्गों में, रास्तों में वृक्षारोपण करना पुण्य का काम प्रतिपादित किया गया है। फलवंतो वृक्षास्तु परोपकारिणः इति कथयति नीतिकारः। और फल देने वाले वृक्ष तो परोपकारी हैं, ऐसा नीतिकार लोग कहते हैं। अब आगे देखते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः स्वयं न वारिणी पिबन्ति नद्यः। कह रहा है कि फल देने वाले पेड़ पौधे स्वयं अपना फल नहीं खाते, उसी प्रकार से नदियां हैं जो अपना जल खुद नहीं पीती। आगे, नरा कन्याश्च वृक्षान् प्रति ममताशीला इति शकुंतले नाटके वर्ण्यते। नर यानी मनुष्य और कन्याएं वृक्षों के प्रति ममताशील होते हैं, ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णित है। शकुंतला नाटक में इसके ऊपर वर्णन किया गया है। शकुंतला वृक्षान् जलेन तर्पयित्वैव स्वयं जलम पीबती। कहा जा रहा है कि शकुंतला नाटक में यह बताया गया है कि शकुंतला जो नाम की स्त्री थी वह वृक्षों को जल से तर्पण करने के बाद ही स्वयं जल को पीती हैं। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्वा स्वपीते सुया। यानी जो प्रथम पहले स्वयं जल न पीकर दूसरों को, तुम सबों को जल पिलाने का प्रयास करती है, यही इस नाटक में वर्णन किया गया है। आगे है, किम च भट्टिः शरत काले जलाशयेषु कमलानाम तदवर्तिनाम भ्रमराणाम च वर्णनम करोति। और ये जो भट्टी हैं वे शरत काल में जलाशयों में कमल के फूलों के ऊपर बैठे हुए भंवरों का वर्णन करते हैं। ये क्या कहते हैं, न तद जलम यन सुचारु पंकजम न पंकजम तद यदलीन खटपदम। यानी यह कह रहे हैं कि वह जल जल नहीं है जहाँ सुंदर सुगंधित कमल नहीं है, और वह कमल कमल नहीं है जहाँ भंवरे बहुत सारे ना हों। यानी वो कमल के पंखुड़ियों को रस चूसने के लिए वहाँ पे बहुत सारे भंवरे नहीं हों। वसंते तु सर्वां प्रकृतिः शोभनतरा भवति इति कालिदासः कथ्यते। बसंत ऋतु में तो सभी प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति अधिक शोभनीय होती हैं, ऐसा कालिदास कहते हैं। और कहते हैं, द्रुमः सुपुष्पः सलीलम सपद्यम सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते। कहते हैं कि बसंत ऋतु में तो सभी पेड़ पौधे पुष्पों से युक्त हो जाते हैं, पुष्पों से सज जाते हैं, और जल कमल से युक्त हो जाते हैं, कमल से भर जाते हैं, जो सभी को प्रिय लगते हैं। कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थितेः निरूपणमेव करोति। कालिदास पशुओं के स्वाभाविक स्थिति को इस प्रकार से निरूपित करते हैं और लिखते हैं, गाहंताम महिषा निपान सलीलम श्रृंगैर्मुहुस्ताडितम छायाबद्धकतंबकम मृगकुलम रोमंथम भ्यस्यतु। कहते हैं कि भैंसा तालाब के पानी में अपने सिर को बार बार डुबकी लगा रहा है, और कदम के पेड़ हैं जो छाया से युक्त हैं, और मृगकुल यानी जो भी पशु हैं वो भय मुक्त होकर के आराम से पागुर कर रहे हैं। एवं प्राचीन भारते साहित्यकाराः सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थतां प्रति जागरूका अभवन्। इस प्रकार से प्राचीन भारत में सभी साहित्यकार सभी जगह पर्यावरण के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, यानी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूक थे। कुत्रापि प्रकृतेः असंतुलनम न भवेत् इति प्रयासशीलाः आसन्। और कहीं भी प्रकृति में असंतुलन न पैदा हो, इसके लिए वे सब हमेशा प्रयत्नशील रहा करते थे।
तो छात्रों, इस प्रकार से यह चैप्टर आपका संपूर्ण हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने पढ़ने वाले साथियों के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला चैप्टर भी आपको इस प्रकार मिलता रहे। और कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसका निदान करने की यथोचित प्रयास करूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकी के चैप्टर्स का लिंक दे रखा है, वहां से आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।